हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास हैं तो इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूं तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इकोलॉजी की डेफिनेशन के साथ। इकोलॉजी क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसर्न्ड है इंटरेक्शंस के साथ। इंटरेक्शंस किन के बीच में? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, इन इंटरेक्शंस को हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इकोलॉजी में 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ते हैं और वो 4 लेवल्स क्या हैं? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और बायोम्स। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी एक लिविंग एंटिटी की बात कर रहे हैं जो अपने आप में फंक्शनल है, जिसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, जैसे ह्यूमन, मंकी, एलिफेंट और ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स। पॉपुलेशन क्या है? जब एक कॉमन जोग्राफिकल एरियाज में सेम तरह की स्पीसीज रहें, सेम तरह के रिसोर्सेज को शेयर करें और आपस में इंटरब्रीड कर सकें, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकें, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, ऐसी यूनिट को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की ही पॉपुलेशन हो, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की भी पॉपुलेशन हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट। उसके अलावा जैसे आप पढ़ते ही हो, ह्यूमन की पॉपुलेशन, एलिफेंट की, और इसी तरह से सभी स्पीसीज की अपनी क्या है? पॉपुलेशन है। कम्युनिटीज क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया में जब काफ़ी सारी पॉपुलेशंस एक साथ रहें और आपस में इंटरेक्ट करें तो उस यूनिट को हम टर्म करते हैं कम्युनिटी, जैसे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोम। बायोम क्या है? किसी भी हैबिटेट को जब हम वहाँ के फ्लोरा यानी वेजिटेशन, फोना यानी कि वहाँ कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं, और क्लाइमेटिक पैटर्न के हिसाब से जब हम उस हैबिटेट को कैटेगराइज कर दें तो वो हम बोलेंगे बायोम। बायोम मतलब एक एनवायरनमेंट का एक ऐसा यूनिट जहाँ पर अपना एक वेजिटेशन टाइप है, अपना एसोसिएटेड फोना है और अपना स्पेसिफिक क्लाइमेटिक पैटर्न है। ऐसे रीजन को हम बायोम बोलते हैं। जैसे डेजर्ट अपने आप में एक बायोम है, ऐसे ही टुंड्रा अपने आप में एक बायोम है, ठीक है, क्योंकि अपनी यहाँ पर वेजिटेशन है अलग से, एनिमल्स अलग मिलते हैं यहाँ, और क्लाइमेटिक पैटर्न है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी पॉपुलेशन है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है और ये करेक्टरिस्टिक्स हमें पॉपुलेशन में ही दिखती हैं, एक इंडिविजुअल में नहीं दिखती। मतलब कोई इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, मर रहा है, ये तो आप देख सकते हो, पर अगर आपको बर्थ रेट या डेथ रेट, रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन नंबर, कि टाइम के साथ साथ नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है किसी पॉपुलेशन में, तो ये रेट देखने के लिए तो आपको पॉपुलेशन को ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम 5 तरह के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और वो 5 एट्रीब्यूट्स हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले बात करेंगे बर्थ रेट के बारे में। तो बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है नेटेलिटी अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन। आप याद रखना, जब भी हम नेटेलिटी या मोर्टेलिटी की बात करेंगे, यानी नेटेलिटी यानी बर्थ कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, पर जब हम बर्थ रेट या डेथ रेट की बात करेंगे तो हम स्मॉल अल्फाबेट यानी स्मॉल बी और स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो नेटेलिटी का मतलब है एक पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं, उसको हम नेटेलिटी बोलेंगे। और बर्थ रेट मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी और नए बंदे कितने ऐड हुए हैं, इससे हम बर्थ रेट निकाल सकते हैं। जैसे किसी पॉन्ड में लास्ट ईयर 20 लोटस थे, अब हम देख रहे हैं तो 8 लोटस और ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पर नेटेलिटी कितनी हुई? 8, यानी कि पॉपुलेशन अब कितनी होगी? 20 पहले की और 8 अब 28। कोई आपको बर्थ रेट निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? कितनी नेटेलिटी है? 8, ओरिजिनल पॉपुलेशन 20, ये आ गया 4/10 यानी कि 0.4। इसी तरह से बात करेंगे डेथ रेट। तो डेथ रेट क्या है? मोर्टेलिटी अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी डेथ हो रही है। जैसे कि मान लो 40 फ्रूट फ्लाई है और अगले ही वीक हमने देखा कि 4 मर गई, तो डेथ रेट कितना होगा? मोर्टेलिटी कितनी है? 4 अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन 40 यानी कि 0.1। सेक्स रेशो क्या है? तो किसी भी पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, इसकी रेशो को, इस परसेंटेज को हम सेक्स रेशो बोलते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा जैसे सेक्स रेशो है, आप एक इंडिविजुअल में तो सेक्स रेशो नहीं बता सकते ना,
आपको पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल हैं, इसी तरह से डेथ रेट और बर्थ रेट। तो ये सारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक इंडिविजुअल के नहीं है। फोर्थ जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है एज पिरामिड। एज पिरामिड एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा फिगर है जो हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है किसी भी पॉपुलेशन के। यूजुअली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एज को, और मतलब 3 एज ग्रुप्स बनाते हैं, और वो एज ग्रुप्स क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव एज से पहले, मतलब जो अभी खुद बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज को क्रॉस कर कर बुढ़ापे में जा चुके हैं। तो इस हिसाब से यहाँ हमें 3 तरह की पॉपुलेशंस मिलेंगी। ठीक है, पहली है एक्सपेंडिंग। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, और पोस्ट के तो उससे भी कम है। तो ऐसी शेप देखोगे तो ये हमें आपको ये एक्सपेंडिंग कर्व मिलेगा। ऐसी पॉपुलेशन देखने को मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेबल। स्टेबल में देखो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव लगभग लगभग इक्वल है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। आप शेप देखोगे तो बेल शेप्ड कर्व मिलेगा आपको, और ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, जिनका आज का फ्यूचर भी अच्छा है और आने वाला फ्यूचर भी अच्छा है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है। थर्ड आप देखते हो तो वो है डिक्लाइनिंग। आप शेप देखोगे तो यहाँ शेप आपको मिलेगी अर्न शेप। अर्न शेप मतलब मटके के आकार की, बीच में तो इंडिविजुअल ज़्यादा है, मतलब रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल तो ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कम है। आप जापान जैसी कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अभी तो इंडिविजुअल्स ठीक ठाक हैं, पर अब आगे ये वाली प्रेजेंट पॉपुलेशन जब बूढ़ी होगी, आगे जो बच्चे बड़े होंगे वो बच्चों की पॉपुलेशन कम है, मतलब उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में है। अब जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी। तो ऐसे हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जापान जैसी कंट्रीज़, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ और वॉर हिट कंट्रीज़ की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है। फिफ्थ जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दोस्तों पॉपुलेशन साइज को ही ना हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप नंबर में, बायोमास में, परसेंट कवर में कैसे भी मेजर कर सकते हो। पॉपुलेशन की बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो किसी पॉपुलेशन की एरिया तो इतनी कम हो सकती है कि वहाँ 10 से कम स्पीसीज हैं। जैसे भरतपुर वेटलैंड को देखोगे तो साइबेरियन क्रेन का नंबर यहाँ 10 से कम है। हालांकि 2001 के बाद तो यहाँ साइबेरियन क्रेन्स देखी भी नहीं गई। और या फिर किसी पोंड को देखोगे तो वहाँ क्लाइमेडोमोनास की पॉपुलेशन देखोगे तो वो तो मिलियंस में जा रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर्स में ही देखो। आप जैसे मान लो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई एरिया, वहाँ पर 200 पार्थेनियम के प्लांट है और एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री है, बड़ा सा बनियन ट्री है। अब यहाँ पर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे अगर नंबर के हिसाब से, तो बनियन ट्री की तो डेंसिटी क्या आ गई, कम आ गई, और पार्थेनियम की ज़्यादा आ गई। पर हम यहाँ पर बनियन ट्री का जो हमारी कम्युनिटी में रोल है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसका एनॉर्मस रोल है हमारी कम्युनिटी में। तो ऐसे केसेस में हम परसेंटेज कवर या बायोमास को लेकर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है आपको नंबर, परसेंटेज कवर या बायोमास लेना है, आप रिलेटिव डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको किसी पॉन्ड में फिश को काउंट करना है, अब आप एक एक करके तो काउंट करोगे नहीं ना, आप उसका बायोमास निकाल सकते। आप क्या करोगे कि जैसे मान लो कोई पॉन्ड है इतना बड़ा, आपने थोड़े से इतनी सी जगह में से फिशेज निकाली और देखी कितनी फिशेज आ रही हैं। अब आप एस्टिमेट लगा लोगे कि इतनी जगह पर इतनी फिश की डेंसिटी है तो पूरे पॉन्ड में कितनी होगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब एक जैसी नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। और चेंज क्यों होती रहती है? काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर या फिर वेदर कंडीशंस। तो इस हिसाब से ये डिपेंड करती है। तो पॉपुलेशन में हमेशा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव देखा जाता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नेटेलिटी यानी बर्थ पे, मोर्टेलिटी यानी डेथ पे, इमिग्रेशन मतलब कि किसी एरिया में कितने इंडिविजुअल्स नए आए हैं, या एमिग्रेशन किसी एरिया में से कितने इंडिविजुअल चले गए हैं। तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कितने बर्थ हुए हैं और कितने इमिग्रेशन हुआ है। बर्थ और इमिग्रेशन को ऐड कर देना और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन को इसमें से माइनस कर देना, यानी डेथ प्लस में एमिग्रेशन को इसमें से माइनस कर देना, तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे एक साल बाद मान लो अभी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो NT है, एक साल बाद +1 कर दो तो क्या होगी पॉपुलेशन? ओरिजिनल पॉपुलेशन जितनी थी, बर्थ और इमिग्रेशन को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया उसमें से डेथ और एमिग्रेशन। यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर कोई नया हैबिटेट बन रहा है तो वहाँ पर आप
इमिग्रेशन को ज़्यादा महत्व दोगे कि कितने लोग आए हैं, और यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दोगे। ठीक है, यूजुअली तो डेथ और बर्थ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसीडर करने के लिए, पर जब न्यू हैबिटेट बनेगा तो इमिग्रेशन मैटर करेगा, डेथ रेट और बर्थ रेट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। क्लियर। उसके बाद का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है ग्रोथ मॉडल। यहाँ ना हमारी बुक में हमें दो ग्रोथ मॉडल दिए गए हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में फूड और स्पेस है। अब देखो कहीं पर अनलिमिटेड फूड और स्पेस है तो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे ना। और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कह रहा है कि अनलिमिटेड जैसा कुछ नहीं होता, नेचर में हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड मोड पे है, हर चीज़ लिमिटेड मोड पे है, इसीलिए लॉजिस्टिक को ही हम रियलिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, रिसोर्सेज फूड और स्पेस बहुत अनलिमिटेड है, तो ऑर्गेनिजम्स जो है, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। यहाँ पर जो हमें कर्व मिलेगा वो जे शेप्ड कर्व मिलेगा। फॉर्मूला याद रखना, डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू में एन। एन क्या है? पॉपुलेशन साइज, और डी एन अपॉन में डी टी मतलब पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? बी माइनस डी बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट इंटू में एन। बी माइनस डी को यहाँ हम आर लिख रहे हैं, आर को हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं, और इसी को हम डार्विनियन फिटनेस भी बोल रहे हैं। क्लियर। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कह रही है? वो कह रहा है कि किसी भी हैबिटेट में इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ उसको, मतलब वो ये कह रहा है कि कोई भी हैबिटेट है वहाँ पर इतने ही रिसोर्सेज हैं, इतने इनफ रिसोर्सेज हैं कि एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ही सपोर्ट होगी। उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होना पॉसिबल है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी। जैसे मान लो कि कोई पोंड है, वहाँ पर 200 फिशेस रह सकती हैं, वहाँ पर इतना ही फूड और स्पेस है कि 200 स्पीसीज रह सकती हैं, तो वो उस पोंड की क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा फिशेस वो पोंड सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी की पीक पे है, मतलब इस प्लैनेट के ऊपर जितने ह्यूमंस हैं इससे ज़्यादा और सपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो वो ये कह रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ में कि यहाँ पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो जो आप ग्राफ देखोगे वो आएगा सिग्मोइड ग्राफ, यानी कि एस शेप ग्राफ। स्टार्टिंग का जो फेस होगा वो तो क्या होगा? लैग फेस, कि पॉपुलेशन फटाफट बढ़ रही है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम हो चुकी होगी। ठीक है। उसके बाद जो फेज है वहाँ पर जीरो ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुकी है? कैरिंग कैपेसिटी आ चुकी है, इससे ज़्यादा इंडिविजुअल सपोर्ट नहीं हो सकते। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ही रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल या फिर वर होल्स प्लर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। कर्व कैसा आएगा हमारे पास? तो कर्व आएगा सिग्मॉइड। यहाँ फॉर्मूला याद रखना, डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस में एन अपॉन में के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ आर क्या है? आर किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को असेस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डार्विनियन फिटनेस यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वाला जो फैक्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ ऑर्गेनिजम्स की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको एनसीईआरटी में दी है, वो याद करनी है। जैसे फ्लोर बीटल्स के लिए ये वैल्यू है आर की 0.12, नॉर्वे रेड के लिए 0.015, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि 1981 में ये आर वैल्यू निकाली गई थी, उस हिसाब से आर वैल्यू कितनी है? 0.0205। अब देखो कोई भी पॉपुलेशन है ना, वो ऐसे इवॉल्व करेगी कि उसकी आर वैल्यू मैक्सिमम हो, और इसको अटेन करने के लिए कि आर वैल्यू मैक्सिमम हो, डिफरेंट पॉपुलेशन की डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स तो लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बैम्बू और पैसिफिक फिश या सैल्मन फिश। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी लाइफ में बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोजेनी पर छोटे छोटे साइज की प्रोजेनी को, छोटे छोटे साइज के ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, जैसे ऑयस्टर, पेलेजिक फिशेस। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लार्ज साइज के इंडिविजुअल पर कम इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। इस चैप्टर का लास्ट जो फेज है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंटरस्पेसिफिक हो सकती है या इंटरस्पेसिफिक हो सकती है। देखो किसी भी पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल अकेला तो रहता नहीं है, बड़े सारे इंडिविजुअल रहते हैं। हम जब बड़े सारे इंडिविजुअल रहते हैं तो वो इंटरेक्ट भी करेंगे। ये इंटरेक्ट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकती है, जैसे मान लो कैट और डॉग के बीच में होगी, ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। और सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में भी हो सकती है, मतलब डॉग्स में ही आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन 3 तरह की हो सकती है, बेनिफिशियल जिससे फायदा हो रहा है, डेट्रीमेंटल जिससे नुकसान, और न्यूट्रल जिससे फर्क नहीं पड़ रहा।
जैसे कि म्यूचुअलिज्म आप देखोगे तो दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, कंपटीशन आप देखोगे तो एक को नुकसान एक को फायदा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में पी से याद रखना, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक को तो फायदा हो रहा है और एक को क्या हो रहा है, नुकसान। इसी तरह से कमेंसलिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान, और अमेंसलिज्म एक को नुकसान, सॉरी कमेंसलिज्म एक को फायदा एक न्यूट्रल यानी कुछ नहीं, और अमेंसलिज्म एक को नुकसान एक कुछ नहीं। इसमें से प्रीडेशन और कंपटीशन थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब तो इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रीडेशन की। प्रीडेशन क्या है? देखो, प्रीडेशन ना नेचर का ही एक वे है एनर्जी को हाइयर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचाने का। जैसे जितने भी कार्निवोर्स हैं और हर्बीवोर्स हैं वो सब भी अपने आप में प्रीडेटर्स हैं। हम लोग अगर हर्बीवोर्स जो हैं, जैसे मान लो एक स्पैरो है, वो सीड खा रही है, तो इसके लिए सीड क्या हो गया, प्रे हो गया, और ये खुद में क्या है, प्रीडेटर है ना। तो मतलब प्लांट्स के पास जो फूड प्लांट्स ने बनाया है, जो एनर्जी प्लांट्स के पास है, वो हाइयर ट्रॉफिक लेवल पर किसके थ्रू जाएगी, प्रीडेशन के थ्रू जाएगी। अब यहाँ पर प्रीडेटर के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। प्रीडेटर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, और प्रे मतलब जिसको खाया जा रहा है। तो प्रीडेटर क्या होगा, फायदे में, और प्रे क्या होगा, नुकसान में। ठीक है। अगर प्रीडेटर प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो प्रे की स्पीसीज क्या होंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अब देखो, प्रे की स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट होगी, प्रीडेटर के पास कुछ खाने को नहीं बचा, तो इवेंचुअली प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि प्रीडेटर नेचर में प्रूडेंट हो। प्रूडेंट मतलब कि समझदार हो, ढंग से प्रे को खाए, ओवर एक्सप्लॉइट ना करे। किसी भी इकोसिस्टम में प्रीडेटर के कुछ रोल हैं, जैसे ये एक्ट करता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक कॉन्ड्यूइट, मतलब कि एक्ट एज कॉन्ड्यूइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। कॉन्ड्यूइट क्या होता है, चैनल, कि एनर्जी ट्रांसफर का एक जरिया है। दूसरा, प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे अगर हम कोई एक्सोटिक स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दें किसी जोग्राफिकल एरिया में, अब नेचुरल सी बात है, वो जो स्पीसीज थी इस एरिया की तो नहीं थी, हम बाहर से लाए हैं, तो यहाँ पर नेचुरल इनके प्रीडेटर्स भी नहीं मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, ऑस्ट्रेलिया में 1920 में इंट्रोड्यूस किए गए प्रिकली पियर कैक्टस। अब ये प्रिकली पियर कैक्टस क्योंकि ये बाहर से यहाँ पर लाए गए हैं, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बाहर से लाए गए थे, कहीं से नेचुरली वहाँ नहीं मिलते थे, तो यहाँ नेचुरली इनका प्रीडेटर भी नहीं मिलेगा। कुछ टाइम में देखा कि इन प्रिकली पियर कैक्टस ने तो हैवॉक क्रिएट कर दिया, इनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो गई। इनको कंट्रोल कैसे किया गया, फिर हम इनके लिए प्रीडेटर लाए, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, जो कि एक मोथ था। तब जाकर इस कंट्री को इस प्रिकली पियर कैक्टस से छुटकारा मिला। छुटकारा तो क्या मतलब, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, प्रीडेटर्स जो है ना वो स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखते हैं। अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो काफ़ी सारी स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कैसे, इसका भी एक एग्जांपल है। देखो, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में इनकी रॉकी इंटरटाइडल, मतलब ये पढ़ो आप, सुनो, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश डिजास्टर्स थे। स्टारफिश डिजास्टर क्या करते थे, इनवर्टिब्रेट के ऊपर फीड करते थे। अब जब ये स्टारफिश डिजास्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया गया ना एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया 1 साल के अंदर अंदर ही 10 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट ही हो गई। कैसे, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। इनमें आपस में ही इतना कॉम्पिटिशन होने लग गया कि ये एक्सटिंक्ट हो गई। फिर देखो, अगला हमारे पास है प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। प्रे भी कुछ मैकेनिज्म तो अपनाएगा जिससे वो बच सके प्रीडेटर के खतरे से। जैसे कुछ इंसेक्ट्स और कुछ फ्रॉग्स की स्पीसीज क्या करती है, कैमोफ्लेज करती है। कैमोफ्लेज डिटेक्ट नहीं हो पाती है प्रीडेटर से, ठीक है, ये छिप जाती हैं जैसे ग्रास वगैरह के अंदर, या अपना कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, तो कैमोफ्लेज करते हैं। जैसे दूसरा आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, मोनार्क बटरफ्लाई। अब मोनार्क बटरफ्लाई के जो प्रीडेटर्स हैं ना, बर्ड्स, ये इनको खाना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज पे पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है। इसकी वजह से ये बहुत डिस्टेस्टफुल है, ये खुद भी पॉइजनस है, तो बर्ड्स इनके ऊपर फीड नहीं करती। कुछ इंसेक्ट्स फाइटोफैगस होते हैं। फाइटोफैगस मतलब प्लांट के सैप के ऊपर फीड करते हैं और प्लांट के और पार्ट्स पे फीड करते हैं। तो प्लांट तो अब उठ के भाग नहीं सकते, वहीं टिके रहेंगे, तो इनको भी कुछ तरीके तो निकालने पड़ेंगे बचने के लिए। तो इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, थोर्न्स और स्पाइंस। जैसे अकेशिया और कैक्टस के केस में आप देखते हो, तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। फिर कुछ प्लांट्स हाईली पॉइजनस केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नाम के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो एनिमल्स इनको खाना पसंद नहीं करते। और कुछ प्लांट्स में हम निकोटीन, कैफीन, स्टाइचिन, क्विनिन, ओपियम, ये सब देखते हैं। तो जो ग्रेजर्स हैं और ब्राउजर्स हैं वो इनको कंज्यूम करना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से फर्स्ट इंट्रैक्शन यानी प्रीडेशन खत्म। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन एक ऐसी तरह की इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को नुकसान है, मतलब दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे की प्रेजेंस में अपनी आर वैल्यू को डिक्रीज करवा रही है, ठीक है, मतलब एक स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से दूसरी स्पीसीज की आर वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
अब ये जो कंपटीशन है ये इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में भी हो सकती है और सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में भी हो सकती है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि यूजुअली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज या जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हो वहाँ कंपटीशन देखा जाता है, पर ये ट्रू नहीं है। कई बार अनरिलेटेड स्पीसीज भी आपस में compete करती हैं। जैसे शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में आप देखोगे कि फ्लेमिंगोज और फिशेस जो जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है वो compete कर रहे हैं जू प्लैंक्टन के लिए। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा। कई बार एक स्पीसीज की जस्ट प्रेजेंस से, इंटरफेरेंस से दूसरी स्पीसीज खाना नहीं खा पाती है। ठीक है, और तो और एक और एग्जांपल आप यहाँ पढ़ोगे, गैलापागोस आइलैंड में अबिंगटन टोटवाइज रहते थे जो कि ग्रास के ऊपर फीड करते थे। यहाँ हमने गोट्स इंट्रोड्यूस कर दी। अब गोट्स की तो ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो देखा गया कुछ टाइम बाद यहाँ अबिंगटन टोटवाइज एक्सटिंक्ट हो गए। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव रिलीज का। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, वो ये कह रहा है कि कोई भी स्पीसीज जब स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आसपास हाईली कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है, अगर वहाँ से सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर दोगे तो ये जो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में इन्फीरियर स्पीसीज है ये अपना नंबर बढ़ा लेगी, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव स्पीसीज रिमूव हो चुकी है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने देखा, कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये स्कॉटलैंड में किया गया सी कोस्ट के आसपास। तो यहाँ देखा गया जो टाइडल एरिया है वहाँ पर सुपीरियर बार्नेकल स्पीसीज रहती थी, इन बार्नेकल्स को हम बेलेनस बोलते थे, है ना, ये डोमिनेट करती थी इस एरिया को। और जो स्मॉलर स्पीसीज थी बार्नेकल की उसको हम कैथेमेलस बोल रहे हैं, है ना। तो बार्नेकल की प्रेजेंस में कैथेमेलस का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं था, नंबर इतना ज़्यादा नहीं था। अगर आप बेलेनस को मतलब सुपीरियर बार्नेकल को, बेलेनस को वहाँ से रिमूव कर दोगे तो देखोगे कि कैथेमेलस का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गोज क्या कह रहे हैं, गोज बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। गोज कह रहे हैं कोई भी एक जगह पे अगर कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही हैं, compete कर रही हैं, तो वो को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती। इवेंचुअली जो इन्फीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाएगी और सुपीरियर स्पीसीज जो है वो डोमिनेट रहेगी। ठीक है, मतलब सुपीरियर स्पीसीज जो है वो इन्फीरियर को एलिमिनेट करवा देंगे। लेकिन गोस का ये जो प्रिंसिपल है ये लिमिटेड रिसोर्सेज के केस में तो ट्रू है, पर वैसे और किसी कॉन्सेप्ट के केस में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि स्पीसीज जो है वो रिसोर्स पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकते हैं जहाँ एक्सटिंक्ट होने की जगह वो क्या करेंगे, एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे घर में आप देखते हो भाई बहनों की रिमोट के पीछे लड़ाई हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी एक को मार देते हैं, वो क्या करते हैं टाइम डिवाइड कर लेते हैं रिमोट का, कि तू इस टाइम ले ले, तू इस टाइम ले ले। रिसोर्स पार्टीशनिंग में ही एक्सपेरिमेंट किया मैक आर्थर ने कहा कि ये एक पेड़ है, यहाँ पर वार्बलर्स 5 तरह की इन्होंने वार्बलर्स देखी, पर वो को एग्जिस्ट कर रही हैं, हालांकि वो सेम रिसोर्सेज पे फीड कर रही हैं। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंस उनका जो फॉरेजिंग पैटर्न है उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से फीड करेंगी, तो इसीलिए वो को एग्जिस्ट हो रही है, कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं हो रही, वहाँ से विलुप्त नहीं हो रही। तीसरी इंट्रैक्शन है हमारे पास पैरासिटिज्म मतलब एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासाइट क्या करते हैं, किसी और बॉडी पे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जिस बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। यानी यहाँ एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट को तो फायदा हो रहा है पर होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब पैरासाइट्स जो है ना, पैरासाइट्स और जो होस्ट है वो एक साथ को इवॉल्व करते हैं ताकि दोनों की एग्जिस्टेंस बनी रहे। पैरासाइट्स कुछ अडेप्टेशन करते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो इनको सेंस ऑर्गन, आइज वगैरह की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सेंस ऑर्गन जो है वो खत्म हो जाते हैं। हमारी बॉडी में रह रहे हैं, जैसे टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, लीवर फ्लूक, ये सब हमारी बॉडी में रह रहे हैं ना, तो ये हमारी बॉडी के अंदर तो डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड्स वगैरह भी हैं, तो इनके पास अडेसिव ऑर्गन्स या सकर्स प्रेजेंट होते हैं होस्ट बॉडी के साथ चिपकने के लिए, क्लिंग करने के लिए। प्री डाइजेस्टिव फूड को ही ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की भी नीड नहीं है। फिर अब खाना और स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी तो ज़्यादा होगी। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उनको एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, या फिर वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लीवर फ्लूक को 2 इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए, है ना, सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, जैसे कि स्नेल और फिश। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को वेक्टर चाहिए, मस्कीटो चाहिए अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, है ना। अब यहाँ देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, होस्ट का
सर्वाइवल को कम करके, ग्रोथ को कम करके, रिप्रोडक्शन को कम करके होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट, एंडो मतलब इनसाइड, हमारी बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेंगे, जैसे टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक और प्लाज्मोडियम। तो ये हमारी बॉडी के अंदर रह के फूड और शेल्टर लेते हैं। और एक्टो पैरासाइट, एक्टो मतलब आउटसाइड, जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे रह रहे हैं और फूड और शेल्टर ले रहे हैं, जैसे ह्यूमंस में लाइस या डॉग्स में टिक या फिर कोपेपोड्स जो कि फिश के ऊपर इन्फेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आप पढ़ोगे, कसकटा। कसकटा क्या है? पैरासाइट है हेज प्लांट के ऊपर। तो अब ये हेज प्लांट के ऊपर पैरासाइट है, वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसको क्लोरोफिल की नीड नहीं है, तो इसका क्लोरोफिल और पत्तियाँ जो है वो लॉस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब एक बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स ले करेगी। जो बर्ड ले कर रही है उसको पैरासाइट बर्ड बोल रहे हैं, और जिसकी नेस्ट में ले हो रहा है उसको होस्ट बोल रहे हैं। और होस्ट को ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे ही अंडे हैं, वो उसको इंक्यूबेट करेगा। एग्जाम्पल देखते हो आप कुकू का, कुकू क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है। अब फोर्थ टाइप की जो इंटरेक्शन है वो है कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा हो रहा है, एक को फर्क नहीं पड़ रहा। एक स्पीसीज तो बेनिफिट हो गई और एक ना तो बेनिफिट हो रही है ना नुकसान हो रहा है उसको। जैसे एग्जांपल आप पढ़ोगे ऑर्चिड्स का। ऑर्चिड्स जो है वो मैंगो प्लांट के ऊपर एपीफाइट्स की तरह ग्रो होते हैं। यानी ऑर्चिड्स को तो क्या मिलेगा? अब ये मैंगो प्लांट है, इसके ऊपर ऑर्चिड्स ग्रो हो रहे हैं, मैंगो प्लांट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑर्चिड्स को सनलाइट वगैरह प्रॉपर मिलेगी, मतलब ऑर्चिड्स को बेनिफिट हो रहा है और मैंगो को फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल देखते हो, वेल की बैक के ऊपर बार्नेकल्स साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे वेल आगे जाएगी, जो खाना आता रहेगा बार्नेकल्स उसको कंज्यूम करते रहेंगे। बार्नेकल्स को तो फायदा हो गया और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से इग्रेट्स और कैटल का आप देखोगे, इग्रेट्स होती हैं छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं और ये कैटल के साथ साथ चलती हैं। अब जैसे जैसे कैटल ग्रास में चलती रहेगी, मच्छर वगैरह इंसेक्ट वगैरह बाहर आते रहेंगे, ये जो कैटल इग्रेट्स हैं ये इनको कंज्यूम करते रहेंगे। इग्रेट्स को तो फायदा हो गया और कैटल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके अलावा सी एनीमोनी और क्लाउन फिश में भी आप ये देखते हो, सी एनीमोनी के टेंटिकल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्लाउन फिश को। सी एनीमोनी को फर्क नहीं पड़ता और जो क्लाउन फिश है उसको प्रोटेक्शन मिलती है प्रीडेटर से। तो ये था कमेंसलिज्म के बारे में। फिफ्थ जो इंट्रैक्शन है वो है अमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान हो रहा है और एक को फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप देखते हो पेनिसिलियम जो कि एक फंजाई है। अब ये मोल्ड एंटीबायोटिक सीक्रेट कर रहा है, आसपास के बैक्टीरिया तो मर रहे हैं पर इसको फर्क नहीं पड़ रहा। बैक्टीरिया के लिए ये नेगेटिव हो गया और पेनिसिलिन को खुद को फर्क नहीं पड़ रहा। लास्ट जो इंट्रैक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है। इसके एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, लाइकन्स। लाइकन्स फंगस और एल्गे के बीच में एसोसिएशन है, या फंगस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में भी हो सकता है। अब यहाँ फंगस क्या कर रहा है? फंगस प्रोवाइड कर रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवा रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एल्गे या साइनोबैक्टीरिया फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोनों को ही क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। माइकोराइजा में आप देखते हो म्यूचुअल एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स में। अब फंजाई तो क्या करवा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन। फंजाई तो क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं न्यूट्रिएंट का, और प्लांट क्या कर रहे हैं? फंजाई को प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल देखते हो आप प्लांट एनिमल रिलेशनशिप का। प्लांट जो है वो एनिमल्स की हेल्प लेते हैं पॉलिनेशन के लिए, बदले में इनको रिवार्ड्स की फॉर्म में नेक्टर या पोलन ग्रेन देते हैं, या फिर ओवी पोजीशन एग ले करने की साइड देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखोगे आप फिग ट्री और वास्प का। फिग ट्री और वास्प में क्या देखोगे? जो वास्प है ना वो पॉलिनेशन करवाता है फिग ट्री की, है ना। बदले में फिग क्या करता है? फीमेल वास्प को ओवी पोजीशन एग ले करने की जगह देता है, और इनकी जो लार्वे डेवलप होता रहेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये फ्रूट। ठीक है, क्लियर है? तो वास्प ने पॉलिनेशन करवाया, बदले में वास्प को ओवी पोजीशन और उसके लार्वे को न्यूट्रिशन मिला। क्लियर? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हो आप ऑर्चिड्स का। ऑर्चिड्स यूजुअली तो ऑर्चिड्स में जब पॉलिनेशन होती है रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं, पर कुछ ऑर्चिड्स में क्या होता है ना, सेक्सुअल डिसीट का केस देखा जाता है। डिसीट का मतलब होता है धोखा। जैसे एक ऑर्चिड है ओफायरस मस्कीफेरा। ओफायरस मस्कीफेरा में आप क्या देखते हो? ओफायरस मस्कीफेरा जो कि एक मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है, ये सेक्सुअल डिसीट होता है यहाँ पर। कैसे? अब ये जो ओफायरस मस्कीफेरा है ना, इसका एक पेटल ना फीमेल बम्बल बी की तरह लगता है। अब मेल बम्बल बी आएगा, उसको तो लगेगा वो कॉपुलेट करने के लिए आ रहा है, बदले में उसके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाएंगी। अब यहाँ कॉपुलेशन तो हुआ नहीं, तो वो अगले फ्लावर के पेटल पे जाएगा, वहाँ ये पोलन ग्रेन छोड़ देगा। तो यहाँ सूडो कॉपुलेशन हो रहा है। सूडो मतलब फॉल्स, और सेक्सुअल डिसीट हो रहा है मतलब कि धोखा हो रहा है। पॉलिनेशन तो हो रही है पर उसको जो मेल बम्बल बी है उसकी कॉपुलेशन नहीं हो पा रही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास हैं, तो मैंने कोशिश की कि पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को
डिटेल में पढ़ें और शॉर्ट वीडियो के थ्रू पढ़ें। आने वाले लेक्चर्स में सभी चैप्टर्स को मैं आधे घंटे में या 40 मिनट्स में 50 मिनट्स में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, और जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब।